हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कोल्हान स्टडी पॉइंट में आपका फिर एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था व्यक्तित्व के अर्थ और परिभाषा। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। दोस्तों, व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ने से पहले हमें व्यक्तित्व के सिद्धांतों को समझने होंगे, क्योंकि दोस्तों विभिन्न विद्वानों ने अपने सिद्धांतों के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो आइए इन सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, व्यक्तित्व के सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रकार सिद्धांत। इसके अंतर्गत व्यक्ति को किसी एक श्रेणी या प्रकार में विभाजित कर दिया जाता है। इसमें हम 4 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिनमें है हिपोक्रेट्स, शेल्डन, क्रेचमर, यूंग। दूसरा है शील गुण सिद्धांत। इसमें व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार के अध्ययन कर व्यक्तित्व का विभाजन किया जाता है। इसमें हम 2 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिनमें है कैटल और ऑलपोर्ट। तीसरा है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसमें मन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है, जिनमें है सिगमंड फ्राइड। तो अब हम आते हैं प्रकार सिद्धांत पर। प्रकार सिद्धांत व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार यानी टाइप में बांटा जाता है, जिसके आधार पर उनके शील गुणों का वर्णन किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के साथ मैं समझाता हूँ। मान लो कि आपके आसपास 30 लोग हैं। अब यहाँ पे मान लो कुछ लोग जो है इंट्रोवर्ट होंगे, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट भी होंगे, ठीक है, और कुछ लोग जो है एम्बिवर्ट होंगे। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी तीनों प्रकार के लोग होंगे। तो अब आप क्या करोगे? जो लोग आपको पता है कि मान लो ये जो 2 लोग हैं आगे वाले, ये लोग बहुत इंट्रोवर्ट होंगे, तो आपने इन्हें इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में शामिल कर दिया। फिर मान लो ये वाले जो 2 लोग हैं ये एक्सट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने इनको एक्सट्रोवर्ट में शामिल कर लिया। और जो ये वाले बचे ये एम्बिवर्ट हैं, ये दोनों के मिले जुले हैं, तो आपने एम्बिवर्ट में इनको जो है शामिल कर दिया। यानी कि किसी एक श्रेणी में जब आप व्यक्ति को विभाजित कर देते हो, वो आपका टाइप थ्योरी होता है, यानी प्रकार सिद्धांत। दोस्तों, प्रकार सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने किया था। इन्होंने 400 BC में इसका प्रतिपादन किया था। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है कि व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो आप उत्तर दोगे प्रकार सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन हिपोक्रेट्स ने किया था। तो अब हम जानेंगे हिपोक्रेट्स द्वारा किया गया वर्गीकरण। हिपोक्रेट्स ने पित्त या द्राय के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, यानी व्यक्तित्व में जिस पित्त या द्राय की मात्रा अधिक होगी, उसका स्वभाव या व्यक्तित्व वैसा ही होगा। उन्होंने 4 प्रकार बताए, जो है पीला पित्त, काला पित्त, रक्त या अधिक रुधिर, कफ प्रवृत्ति वाले। तो सबसे पहले हम समझते हैं पीले पित्त वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर पीले पित्त की मात्रा अधिक होती है, तो उसका स्वभाव जो है कैसा होगा? चिड़चिड़ा रहेगा, बेचैन रहेगा, तुनुक मिजाजी रहेगा, हर बात पे चिढ़ जाने वाला। तो ऐसे लोग गुस्सेल टाइप के होते हैं। तो इसका टाइप क्या बताया हिपोक्रेट्स ने? कि जिनके अंदर पीले पित्त की मात्रा अधिक होगी, वैसे लोग जो है गुस्सेल टाइप के होंगे। काले पित्त की मात्रा जिनके अंदर अधिक होगी, तो उनका स्वभाव जो है उदास रहेगा, मंदित यानी डिप्रेस रहेगा। तो ऐसे लोग जो है निराशावादी टाइप के होते हैं। तो ऐसे लोगों को हिपोक्रेट्स ने किस टाइप में विभाजित कर दिया? निराशावादी टाइप में विभाजित कर दिया। तो अब दूसरा आता है रक्त। जिन लोगों के अंदर रक्त या रुधिर की मात्रा अधिक होती है, उनका स्वभाव बहुत प्रसन्न से भरा होता है और बहुत खुशमिजाज होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है हिपोक्रेट्स ने उत्साही और आशावादी टाइप में विभाजित कर दिया। अब कफ की मात्रा जिनके अंदर अधिक होती है, वैसे लोग बहुत शांत होते हैं। ऐसे लोग बहुत निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, यानी कम फुर्तीले होते हैं। ऐसे लोग तो विरक्त होते हैं, यानी अलग अलग रहने वाले लोग होते हैं। तो 4 प्रकार से हिपोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को विभाजित किया: पीला पित्त,
काला पित्त, रक्त और काफ। और हिपोक्रेट्स ने कहा इन 4 द्रवों में से किसी एक द्रव की प्रधानता अधिक होती है, जिससे व्यक्ति का स्वभाव निर्धारित होती है। अभी जो हमने पढ़ा हिपोक्रेट्स का सिद्धांत, वो प्राचीन सिद्धांत था, यानी प्राचीन काल का सिद्धांत था। अब जो हम पढ़ेंगे वो आधुनिक काल के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, यानी आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के प्रकार सिद्धांतों को पढ़ेंगे। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने प्रकार सिद्धांत को 2 भागों में बांटा। पहला शारीरिक गुणों के आधार पर, दूसरा मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। शारीरिक गुणों के आधार पर 2 लोग आते हैं, पहला है क्रेचमर और दूसरा है सेल्डन। और मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर 3 लोग आते हैं, पहला है यूंग और दूसरा आइजेंक, तीसरा है ओलपोर। तो अब हम शारीरिक गुणों के आधार वाले जिनके थ्योरी है, तो इनको पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेचमर की थ्योरी को समझते हैं। क्रेचमर जर्मन मनोचिकित्सक थे। क्रेचमर ने शारीरिक गुणों के आधार पर 4 प्रकार दिए। क्रेचमर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 में मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों के निरीक्षण के आधार पर किया था और उनको ऑब्जर्व किया, और इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 प्रकार के शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, जिनमें पहला है स्थूलकाय और दूसरा है कृशकाय और तीसरा है पुष्टकाय, चौथा है विशालकाय। स्थूलकाय का अर्थ है मोटे शरीर वाला और कृशकाय का अर्थ है दुर्बल व कमजोर, पुष्टकाय का अर्थ है बलवान, तगड़ा या मजबूत, और विशालकाय का अर्थ है विशाल शरीर वाला। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्थूलकाय वाले लोग कैसे होते हैं। इनका जो है कद छोटा होता है और शरीर भारी एवं गोलाकार होता है, यानी थोड़े मोटे और गोल मटोल होते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक यानी सोशल होते हैं और खाने पीने के शौकीन और खुश मिजाज होते हैं। इनका स्वभाव इस प्रकार के स्वभाव को क्रेचमर ने साइक्लोड की संज्ञा दी। ये जो है लोकप्रिय होते हैं और बहुमुखी और आराम तलाब के लोग होते हैं। दूसरा है कृशकाय। इनका जो है कद लंबा होता है, परंतु शरीर जो है दुबले पतले होते हैं। शरीर की मांसपेशियां विकसित नहीं हो पाती हैं। वजन जो है उम्र के अनुसार कम होता है। इनका स्वभाव जो है चिड़चिड़ा और सामाजिकता से दूर रहते हैं। दिवा स्वप्न अधिक होता है, यानी ये दिन में सपने अधिक देखते हैं। इस प्रकार के स्वभाव को क्रेचमर ने सिजोआइड की संज्ञा दी। तीसरा है पुष्टकाय। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये जो है थोड़े हष्ट पुष्ट शरीर वाले होते हैं। इनका जो है मांसपेशियां विकसित तथा शरीर का कद जो है ना तो अधिक लंबा ना ही अधिक छोटा होता है। इनका जो है शरीर संतुलित होता है। इनका स्वभाव दृढ़ निश्चयी और आशावादी व सामाजिक रूप से समायोजित होने वाले लोग होते हैं। चौथा है विशालकाय। इस श्रेणी में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जिनमें तीनों प्रकार का मिला जुला रूप होता है, यानी कि स्थूलकाय और कृशकाय और पुष्टकाय, ये तीनों की शारीरिक रचना इनमें मिली जुली होती है। इनका जो है स्वभाव बातूनी होता है। इनका मुद्दत भाषी और मिलनसार होते हैं। तो अब हम समझते हैं दोस्तों सेल्डन की थ्योरी को। दोस्तों आप सबको बता दूं कि क्रेचमर और सेल्डन की थ्योरी जो है थोड़ी बहुत सेम है। बस फर्क इतना है कि क्रेचमर ने 4 थ्योरी दिए थे और सेल्डन ने 3 थ्योरी दिए थे। अब इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि सेल्डन की थ्योरी में जो है लास्ट में जो है कार आ रहा है, यानी कि फर्स्ट है गोलाकार और आयताकार और लंबाकार। तो इस प्रकार से भी आप इसे याद कर सकते हैं कि जिसमें कार आ रहा है उसे आप सेल्डन की थ्योरी याद रखिएगा। क्रेचमर की थ्योरी में दोस्तों काय का स्वर आ रहा है, जैसे स्थूल काय, कृशकाय, पुष्टकाय, विशालकाय। तो आप इसे इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। तो अब हम समझते हैं सेल्डन की थ्योरी को। सेल्डन ने दोस्तों व्यक्तित्व को 3 प्रकार में विभाजित किया है। पहला है गोलाकार, फिर आयताकार और लंबाकार। इन्होंने दोस्तों 1940 में शारीरिक रचना के आधार पर सिद्धांत दिया, जिसे सिमोटोटाइप सिद्धांत कहा गया। तो इनका पहला प्रकार इन्होंने बताया दोस्तों गोलाकार। इनका जो है स्वभाव इन्होंने विसरोटोनिया बताया।
और इनकी विशेषता है खुश मिजाज और सामाजिक, स्नेहशील, खाने पीने के शौकीन होते हैं। दूसरा है दोस्तों आयताकार। इनका स्वभाव इन्होंने सिमोटोटोनिया कहा। इनकी विशेषता है दोस्तों ये जो है साहसी और निडर और फुर्तीले और आशावादी और दूसरों को आदेश देने वाले होते हैं। और तीसरा है दोस्तों लंबाकार। इनको इन्होंने बताया सेरिबोटोनिया। इनकी विशेषता है दोस्तों इनकी नींद से संबंधित शिकायत पाई जाती है। लज्जालु और दुबले पतले होते हैं। सामाजिक रूप से मिलना जुलना ये इनको कम पसंद है। ये थे दोस्तों सेल्डन की थ्योरी जो थी शारीरिक गुणों के आधार पर। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जो सिद्धांत जिन्होंने दिया है उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण को देखा। अब हम जानेंगे मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जो टाइप थ्योरी है या कहे प्रकार सिद्धांत जो है, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर यूंग ने सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण किया था 3 प्रकार में। दोस्तों यूंग का जो ये प्रकार सिद्धांत है बहुत प्रसिद्ध और चर्चित है। शायद आप लोगों ने पहले से ही इसके बारे में सुना होगा कहीं से या पढ़ा होगा। हाँ दोस्तों, यूंग ने जो है व्यक्तित्व को 3 प्रकार में विभाजित किया है, जो है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, यानी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी में किस टाइप के लोग आते हैं। इंट्रोवर्ट लोग जो है अकेला रहना पसंद करते हैं। आत्मकेंद्रितता का गुण पाया जाता है, यानी अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो है पुराने रीति रिवाजों और नियमों का बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। खुद से रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार नहीं होते हैं। लोगों से कम मिलना पसंद होता है इन्हें। ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले ही रहना पसंद करते हैं। दूसरा है एक्स्ट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी। ऐसे व्यक्ति आशावादी होते हैं। लोगों से मिलना जुलना इन लोगों को बहुत पसंद होता है और सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, और ये आदर्शवाद में बहुत कम यकीन रखते हैं और रियलिटी में बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तीसरा जो हमारा आता है एम्बिवर्ट यानी उभयमुखी। एम्बिवर्ट जो है इन दोनों का मिला जुला होता है। दोस्तों एम्बिवर्ट टाइप जो है ये बाद में जोड़ा गया है। इसे यूंग के ही एक स्टूडेंट आइजेंक ने बाद में यूंग के इस सिद्धांत का विश्लेषण कर इसमें ये तीसरा टाइप एम्बिवर्ट को जोड़ दिया। यानी यूंग ने जो है बस 2 ही टाइप बताए थे। ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों टाइप के होते हैं, यानी इन दोनों का गुण इसमें होता है, मिला होता है। और इनको जो है परिस्थिति के अनुसार क्या करना चाहिए, सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, ये पता होता है। यानी एक परिस्थिति में ये बहिर्मुखी भी हो जाते हैं और दूसरी परिस्थिति में ये अंतर्मुखी भी हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो है यूंग ने दिया और एम्बिवर्ट जो है आइजेक ने बाद में इसमें जोड़ दिया था। दोस्तों यहाँ जो है हमारा प्रकार सिद्धांत पूरा हो जाता है। अब हम आते हैं सीलगुण सिद्धांत पर। दोस्तों सीलगुण सिद्धांत में हम 2 मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे, एक है कैटल और ओलपोर्ट। तो अब हम देखते हैं सीलगुण सिद्धांत यानी ट्रेड थ्योरी को। ट्रेड थ्योरी क्या होती है? ट्रेड थ्योरी का मतलब है जैसे कि हमारे अंदर विभिन्न व्यवहारिक गुण होते हैं। जैसे कि एक मकान जो है एक छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है, इसी प्रकार एक व्यक्ति का व्यक्तित्व भी जो है अनेक प्रकार के व्यवहारों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ट्रेड का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन। व्यक्ति का जो व्यवहार है किसी घटना या परिस्थिति के प्रति कैसा व्यवहार वो करता है उसे ट्रेड कहा गया है। और यह बात याद रखें कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो निरंतर रहे तभी वह सील गुण कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे कि मान लो एक व्यक्ति जो है एक बार सच बोलता है लेकिन अगली बार जो है वह झूठ बोलता है, उसको हम ट्रेट नहीं कहेंगे। ट्रेट वह है जो व्यक्ति हर बार दिखाता है। जैसे मान लो कि ईमानदारी, मान लो एक व्यक्ति जो है कहीं भी जाता है, हमेशा वह ईमानदारी का गुण दिखाता है, निरंतर वह ईमानदार रहता है, तो उसको ही हम सील गुण कहेंगे। सील गुण वही है जो आप रिपीट करते हो। तो सील गुण का सिद्धांत में सबसे पहले हमारा आता है ओलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत। ओलपोर्ट ने 2 प्रकार के सील गुण बताए, जो कि पहला है सामान्य सील गुण और दूसरा है व्यक्तिगत सील गुण। सामान्य सील गुण यानी कॉमन ट्रेट और व्यक्तिगत सील गुण यानी पर्सनल या इंडिविजुअल ट्रेड। सामान्य सील गुण जो है किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। ज़्यादातर लोग जो है इस तरह के सील गुण को दिखाते हैं या व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं बड़ों का आदर करना, दूसरा है पूजा पाठ करना। ये जो आपके गुण हैं ये सील गुण हैं। ये आपको भी सिखाया गया है, मुझे भी सिखाया गया है। अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें या सभी कल्चर में या बोला जाता है कि आप बड़ों का सम्मान करोगे, तो ऐसे सील गुण जो है कॉमन है यानी सामान्य है, जो अधिकतर लोगों में पाया जाता है। अब आप भी आदर करते हो, मैं भी आदर करता हूँ, पूजा पाठ आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। तो ये जो है सामान्य सील गुण है जो हर एक संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। इसे हम सामान्य सील गुण यानी कॉमन ट्रेट कहते हैं। इसे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सामान्य सील गुण यानी साधारण सील गुण। जैसे हम आम बोलचाल में बोलते हैं कि ये तो साधारण बात है, आम बात है, ये तो हर जगह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भी जो है आप इसे समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं व्यक्तिगत सील गुण। व्यक्तिगत सील गुण वे सील गुण होते हैं जो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, जो समाज के सभी व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है। अब देखिए, व्यक्तिगत सील गुण को जो है ओलपोर्ट ने 3 प्रकार में विभाजित किया है, जो है प्रमुख सील गुण, केंद्रित सील गुण और गौण सील गुण। लेकिन इनको जो है हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप नाम याद रखेंगे। इससे हम दूसरे एक अलग वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में। व्यक्तिगत सील गुण वे सील गुण होते हैं जो हर व्यक्ति में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि आपके अंदर जो गुण हैं बहुत ज़्यादा मिलनसार मेरे अंदर ना हो, यानी कि व्यक्तिगत सील गुण हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। आपकी लाइक, आपकी डिसलाइक, आपको क्या पसंद है, आप क्या सोचते हो, हर व्यक्ति का अलग होता है। ये आपका व्यक्तिगत सील गुण हुआ। ये था ओलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत। अब हम पढ़ते हैं कैटल का सील गुण सिद्धांत। कैटल के सील गुण में क्या था कि इन्होंने क्या किया कि जो ओलपोर्ट ने 18,000 सील गुण बताया था, उनमें से जो है कैटल ने 4500 सील गुणों को चुना। मतलब कि कैटल ने ओलपोर्ट से प्रेरणा लेते हुए कैटल ने ओलपोर्ट के 18,000 सील गुणों में से 4500 ऐसे सील गुणों की व्याख्या की जो हमारे अंदर पाए जाते हैं। कैटल ने सील गुणों को कई ढंग से विभाजित किया और बाद में इनकी संख्या जो है 35 कर दिया। मतलब इतनी सारी सील गुणों में इन्होंने हमारी जो गुण होते हैं उनकी संख्या 35 कर दिया। और उन्होंने व्यक्तित्व सील गुणों को 2 प्रकार में विभाजित कर दिया, जो है पहला सतही सील गुण और दूसरा है मूल सील गुण। सतही सील गुण यानी सरफेस ट्रेट और मूल सील गुण यानी सोर्स ट्रेट। तो सबसे पहले हम समझते हैं सतही सील गुण को। सतही सील गुण वे सील गुण होते हैं जो प्रतिदिन की अंतःक्रिया में हम लोग आसानी से अभिव्यक्त कर देते हैं, जिसे हम सीधे प्रेक्षण यानी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि आपकी प्रसन्नता, परोपकारिता यानी दूसरों का भलाई करना और सत्यनिष्ठा। आप सत्य कितना बोलते हैं, आप कितना आदर करते हैं, आप प्रसन्न कितना रहते हैं, इस तरह के गुण जो है हम रोजाना करते हैं। यानी ये जो गुण हैं हम कह सकते हैं कि हमारी बाहरी या सतही व्यवहारों में आसानी से दिख जाते हैं। तो इन्हें हम सतही सील गुण कहते हैं।
अब मूल शील गुण में देखो क्या आएगा। मूल शील गुण वे शील गुण हैं जो हमारे अभिव्यक्त नहीं होते हैं, हम जिसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली या आसानी से, क्योंकि ऐसे शील गुण आंतरिक होते हैं। इन शील गुणों की उत्पत्ति सतही शील गुणों के रूप में एक साथ मिलाने पर होती है, जैसे सामुदायिकता, निस्वार्थता। ये दो ऐसे सतही शील गुण हैं जिन्हें एक साथ मिलाने पर एक नया मूल शील गुण बनता है, जिसे हम मित्रता कहते हैं। यहाँ देखिए, कैटल ने सतही शील गुण को शील गुण सूचक कहा, यानी कि ट्रेड इंडिकेटर कहा। याद रखना है कि जो सतही शील गुण है वो शील गुण सूचक होते हैं, और जो मूल शील गुण हैं इनको कैटल ने बहुत महत्वपूर्ण माना। कैटल ने कहा 23 जो मूल शील गुण होते हैं वो हर सामान्य व्यक्तियों में पाया जाता है। मतलब कि जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनमें 23 मूल शील गुण पाए जाते हैं, और जो अब नॉर्मल या असामान्य व्यक्ति होते हैं, यानी जो मेंटली अच्छे नहीं होते हैं या कोई बीमारी होती है, उन व्यक्तियों में 12 मूल शील गुण होते हैं। और 23 में से कैटल ने 16 मूल शील गुणों को महत्वपूर्ण बताया, और इसे मापने के लिए कैटल ने एक विशेष प्रश्नावली भी तैयार किया, जिसे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली की संज्ञा दी, जिसे हम 16 PF भी कह सकते हैं, यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। तो अगर ये प्रश्न आए कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसने दिया, कैटल ने। वैसे इसके बारे में हम आगे सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक्स असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का मूल्यांकन में पढ़ेंगे। इसमें हम डिटेल्स में जानेंगे कि व्यक्तित्व का आकलन या मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ हमने शील गुण के सिद्धांत जो है पूरा कर लिया है। अब हम आखिरी बचा सिद्धांत जो है सिगमंड फ्राइड का, जो मनोविश्लेषणात्मक पर आधारित है, इसे जल्दी से पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को व्यक्तित्व का सबसे व्यापक यानी सबसे बड़ा सिद्धांत माना जाता है, पर हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। जितना महत्वपूर्ण होगा हमारे एग्जाम के लिए हम उतना ही पढ़ेंगे। वैसे इस पे मैं एक अलग से पर्सनल वीडियो बनाऊंगा जिस पे हम इस सिद्धांत को डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी जो है सबसे अधिक आलोचना की गई है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया था, जो एक मनोचिकित्सक थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों मुख्यतः मन पर विश्लेषण करके जो वाद दिया था उसको हम मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। इन्होंने जो है कुछ इस प्रकार से अपने सिद्धांत में समझाया था कि एक हमारे पास जो मन होता है उसका नाम है अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। दूसरा हमारे पास जो होता है अर्धचेतन मन, जो अर्धचेतन मन होता है उसका दूसरा नाम है अवचेतन मन। अव का मतलब होता है आधा, इसको बोलते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड। इसके अलावा जो तीसरा मन है उसका नाम है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, ये जो 3 प्रकार है ये मन के 3 प्रकार हैं, और मनोविज्ञान में मन का अर्थ आत्मा ना होकर मस्तिष्क होता है, क्योंकि मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है दर्शन शास्त्र से हुई है, और ये जो दर्शन शास्त्र था ये भारतीय दर्शन शास्त्र नहीं था बल्कि पश्चिमी दर्शन शास्त्र था। और पश्चिमी दर्शन शास्त्र में मन का अर्थ मस्तिष्क है, जबकि भारतीय दर्शन शास्त्र में मन का अर्थ आत्मा है। अब देखिए, ये मन के प्रकार हैं, और सिगमंड ने कहा है कि प्रत्येक मन के साथ में व्यक्तित्व का एक अंग जुड़ा हुआ रहता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व का अंग है वह 3 अंग है। जो पहला है उसका नाम है ईदम यानी ईड, और दूसरा जो है इसका नाम है ईगो यानी अहम, और जो तीसरा है इसका नाम है सुपर ईगो यानी परम अहम, या इसका एक और नाम है आदर्श अहम। ये व्यक्तित्व के 3 भाग हैं, और ये जो है मन के 3 भाग हैं, और प्रत्येक मन के साथ में व्यक्तित्व का एक भाग जुड़ा हुआ रहता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो अवचेतन मन के साथ में व्यक्तित्व का जो भाग जुड़ा है उसका नाम है ईड यानी ईदम, और अर्धचेतन मन के साथ में ईगो, और चेतन मन के साथ में सुपर ईगो। अब देखिए दोस्तों, अचेतन मन का जो भाग है वह 90% भाग होता है, और जो चेतन मन होता है वह 10% होता है।
यानी हम यह कह सकते हैं कि जो सक्रिय मन होती है वह 10% होती है और जो आधि सक्रिय होती है वह अर्धचेतन मन है और जो बिल्कुल निष्क्रिय मन होता है वह है अचेतन मन। अब यहाँ देखिए दोस्तों, चेतन मन में क्या होता है, यह मन वर्तमान के विचारों से संबंधित होती है। जैसे कि अगर कोई आपसे आपका नाम पूछे तो आप एकदम से जवाब दे दोगे। जैसे मुझसे कोई पूछे कि क्या नाम है तो मैं कहूँगा मेरा नाम आकाश है। या अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि इस वक्त हम किसके सिद्धांत को पढ़ रहे हैं तो आप तुरंत जवाब दोगे सिगमंड फ्राइड। तो चेतन मन जो है वर्तमान की चीज़ों को याद रखता है। फिर जो दूसरा मन है अवचेतन मन, इसमें हमें तुरंत ज्ञात नहीं होता लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जा सकता है। जैसे कि अभी आपसे कोई पूछे कि ये जो कोरोना वायरस आया हुआ है ये कब आया है, तो आप थोड़ा सा याद करोगे यार कोरोना वायरस लगभग मार्च के आसपास में आया हुआ है। तो आपने क्या किया कि थोड़ा सा टाइम लिया और थोड़े टाइम के बाद आपको चीज़ें याद हो गई। तो अवचेतन मन में जो है थोड़ा सा जोर देने के बाद हमें चीज़ें जो हैं याद हो जाती हैं। अब जो तीसरा मन है अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन, इसमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती हैं। जैसे कभी क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम में पेपर देते हैं तब हमें आंसर याद ही नहीं होता है, लेकिन जब हम बाहर आते हैं फिर हमें बाद में याद आता है और हम कहने लगते हैं कि अरे यार इसका जवाब तो मुझे आ ही नहीं रहा था पर अभी याद आ रहा है। या कभी कभी होता है हम जो सपना देखे थे उसे याद करने के लिए वो याद करने का कोशिश करते हैं लेकिन ठीक से जो है याद ही नहीं हो पाती है। तो ये होता है हमारा अचेतन मन। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। पहला है ईड यानी ईदम। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। यानी इसे परवाह नहीं होती है समाज की और नैतिक मूल्यों की, बस इसे अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है, चाहे किसी भी तरीके का इच्छा हो, चाहे भूख हो, प्यास हो या सेक्स हो, किसी भी तरीके की इच्छा हो, चाहे सही हो या गलत हो। जैसे आपने देखा होगा जब चोरी करता है कोई तो उसको समाज और नैतिक चीज़ों की चिंता नहीं होती है। वह इस बात का चिंता नहीं करता है कि चोरी करना गलत बात है या समाज क्या कहेगा, किसी का चिंता नहीं होता है उसके अंदर। आपने देखा होगा यहाँ तक कि जब रेप हो जाते हैं तो रेप होने के बाद आदमी को बिल्कुल नहीं सोचता, क्यों? बस उसे अपनी इच्छा पूरी करनी है, सेटिस्फाइड करना है। बाकी समाज क्या कहेगा, उसकी नैतिक मूल्य क्या है, इन चीज़ों के बारे में वो बिल्कुल चिंता नहीं करता है। दूसरा है ईगो यानी अहम। ये वो ईगो नहीं है जो आप कहते हो कि उसमें तो बहुत ज़्यादा ईगो है। यह ईगो आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी अमल करता है या परिणामों की चिंता करता है। यानी जब ईड आपको चोरी करने के लिए उकसाता है तो ईगो जो है क्या करता है, जब आप चोरी करते हो तो ईगो आपको ये योजना देता है कि चोरी करने से पहले चेहरे पे मास्क जरूर लगा लेना, वरना तू पहचान में आ जाएगा, वरना पुलिस तुझे पीटेगी, और साथ में रस्सी भी ले लेना ताकि तुम्हें ऊपर चढ़ने में आसानी हो। तो ईगो जो है इस प्रकार से योजना का जो है निर्माण करती है, यानी कि उसकी आवश्यकताओं या संतुष्टि है। जैसे मान लो वो चोरी कर रहा है इस वक्त, तो उसकी योजना का निर्माण कर रहा है और परिणामों की चिंता भी कर रहा है कि सारी चीज़ें अच्छे से कर ले, वरना अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना तो थाने ले जाकर बहुत पिटाई पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है ईगो परिणामों की चिंता भी कर रहा है। फिर तीसरा है हमारा सुपर ईगो यानी परम अहम। यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा। जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। यानी सुपर ईगो जो है हमें चोरी करने से या झूठ बोलने से या हर बुरी चीज़ों को करने से रोकती है। तो ये टॉपिक जो है हमारा पूरा हो गया है। इसमें हमने जाना व्यक्तित्व के प्रकार को।
अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व के घटक को जानेंगे, जिसमें हम डिटेल्स में जानेंगे कि व्यक्तित्व में कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह की स्टडी और नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही ऑल बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।